Hello everyone, welcome to jrf.com. I'm back again with a new video and a new topic for today, that is the Sale of Goods Act 1930. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस एक्ट कि बेसिकली ये एक्ट है किस लिए, a brief history of this act, different concepts that are important under this act from our NTA NET JRF examination point of view and all the relevant topics जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट से मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना, जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिससे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। अब तक इस एक्ट से सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन आया है, मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ caveat emptor, but why to take a chance, why to get into risk, why to skip out any of the topic? Let's just have a quick study of this and we'll proceed further. But as you all know, video start करने से पहले I want to remind you all, please do like, share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest updates. So let's proceed with today's video. सबसे पहले हम ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। Till 1930, the transaction of goods was governed by the Indian Contract Act 1872. अगर हम इस पर्टिकुलर एक्ट की बात करें, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की बात करें, तो 1930 तक और उसके पहले तक इस जो भी ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स होता था बिटवीन द सेलर एंड द बायर, उसको कौन गवर्न करता था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसको पॉइंट को याद रखना। फिर 1930 में सेक्शन 76 और सेक्शन 76 से सेक्शन 123 तक, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था, उसको रिपील करके इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट फॉर्म किया गया था। ठीक है, 1930 में सेक्शन 76 टू 123 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिपील करके इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया। फिर जुलाई 1930 में इस जो पर्टिकुलर टर्म था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, इसमें से इंडियन हटा दिया गया था, इंडियन वॉज रिमूव्ड, और फिर इस एक्ट को हम द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से जानते हैं टिल डेट। राइट नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है इस एक्ट के, ये देख लेते हैं। सबसे पहला है सेलर एंड बायर। देखो, सेल ऑफ गुड्स की बात हो रही तो बहुत ही बेसिक, बिल्कुल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है कि एक सेलर होगा और एक बायर होगा। सेलर वो होगा जो गुड्स सेल कर रहा होगा, बायर वो होगा जो गुड्स खरीद रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक एलिमेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट का। फिर बात करते हैं प्राइस के बारे में। अब जो भी सेलर है, जो भी बायर है, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का, ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो होगा नहीं, कोई चैरिटी तो चल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं प्राइस भी इन्वॉल्व होगा। तो प्राइस भी एक एलिमेंट बन जाता है हमारे इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का। फिर होगा गुड्स। अब जब दो लोग बाइंग और सेलिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, पैसे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अब हवा खरीदने के लिए तो पैसे इन्वॉल्व हो नहीं रहे होंगे, तो क्या इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे? गुड्स, कोई कमोडिटी जिसके लिए बायर और सेलर कॉन्टैक्ट में आए हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी इन केस कोई भी असेट जो ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम द सेलर टू द बायर इन रिटर्न फॉर अ मनी और प्राइस। ठीक, फिर है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स थे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगलिटी, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, ये सब कुछ आएगा इसमें भी। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी ये सारे फीचर्स आएंगे जो कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होते हैं। ठीक, तो एसेंशियल एलिमेंट्स बहुत सिंपल था, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स में जिस वील एक्चुअली डिस्कस कि वो क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, वो क्या क्या डिफरेंट कैटेगरी ऑफ गुड्स हैं जिसमें डीलिंग हो रही है एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट, एज पर दिस एक्ट। सबसे पहला है एग्जिस्टिंग गुड्स, द वंस दैट आर ऑलरेडी इन प्रैक्टिस, दैट आर ऑलरेडी इनटू ट्रांजैक्शन प्रोसेस। फिर आता है स्पेसिफिक गुड्स, जब स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर तरीके की गुड की या कमोडिटी की बात करें, जैसे किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टीवी की बात करें, या एक स्पेसिफिक कार की बात करें, या एक स्पेसिफिक रेफ्रिजरेटर की बात करें, तो वो आ जाएगा स्पेसिफिक गुड्स में। असर्टेन्ड गुड्स होता है कि अनअसर्टेन्ड वाले में से हमने एक स्लॉट ले लिया। ठीक है, अब अनअसर्टेन्ड क्या हो जाएगा? अनअसर्टेन्ड हो जाएगा बल्क ऑफ गुड्स। जब भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, ये तो बहुत कॉमन सी और अंडरस्टूड सी बात है कि गुड्स बल्क में मैन्युफैक्चर होंगे, एक एक करके आप गुड्स तो मैन्युफैक्चर करोगे नहीं। तो जब गुड्स एक साथ बल्क में मैन्युफैक्चर होते हैं तो उनको हम अनअसर्टेन्ड गुड्स बोलते हैं, क्योंकि वो अभी कह सकते हैं कि सॉर्टेड नहीं है एक तरह से।
लेकिन असर्टेन गुड्स में उन अनअसर्टेन्ड उस बल्क में से एक पर्टिकुलर स्लॉट हम सिलेक्ट कर रहे हैं. उसके बाद आता है फ्यूचर गुड्स. फ्यूचर गुड्स में यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूचर क्रॉप्स, राइट. फिर कंटिजेंट में मे और मे नॉट हैपन, राइट. ये एक तरह से कह सकते हो इट कैन बी अ सर्विस और इट कैन बी अ कमोडिटी, एनीथिंग फॉर दैट मैटर. सो आई जस्ट होप ये टाइप्स ऑफ गुड्स भी आपको क्लियर हो गया होगा जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइस. क्या क्या तरीके हैं जिनके बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन होती है किसी भी कमोडिटी की बिटवीन दी बायर एंड द सेलर. ठीक है, कुछ एक फिक्स क्राइटेरिया होना चाहिए ना प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, नहीं तो बायर को जो मन में आएगा वो प्राइस वो बोलेगा, सेलर को जो मन में आएगा वो प्राइस वो ऑफर करेगा. और अल्टीमेटली जब ये कंडीशन आएगी, ये सिचुएशन आएगी, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट और क्योस अराइज होगा. सो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक कुछ मोड्स डिटरमाइन किए गए हैं एज पर दिस एक्ट जिनसे प्राइसेस डिटरमाइन हो सके. सबसे पहला है फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में बायर और सेलर एंटर कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही प्राइस डिटरमाइन होगा. दोनों इनिशियली अपना अपना ऑफर प्राइस एक दूसरे के सामने प्रेजेंट करेंगे और अल्टीमेटली जो एक नेगोशिएबल प्राइस सेट होगा वही कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होगा और वही प्राइस फॉलो होगा इन रिलेशन टू द बाइंग और सेलिंग ऑफ द कमोडिटीज और द गुड्स. सेकेंड पॉइंट कहता है लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन एन एग्रीड मैनर, यानी कि किसी भी एग्रीड मैनर में उसको कह सकते हैं कि फ्री छोड़ दिया जाता है टू बी फिक्स्ड. अब ये चाहे मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे डिटरमाइन हो या किसी और कंडीशन के बेसिस पे ये डिटरमाइन हो. तीसरा है बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टीज. अगर दो पार्टीज के बीच में बायर एंड सेलर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल है, बहुत स्मूथ चल रहा है, तो इट कैन बी लेफ्ट अमंग द पार्टीज कि अगर मान लो अभी कुछ एक पर्टिकुलर प्राइस सेट हुआ है किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स को सेल करने के लिए बिटवीन द बायर एंड द सेलर, एंड फ्यूचर में ऐसा लगता है कि उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी पर्टिकुलर प्राइस पे वो कमोडिटी आपको मिलती रहे, राइट. इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी मैनिपुलेटेड एज पर द नीड, एज पर द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अभी इसका जो लास्ट टॉपिक दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. इसमें जो और तीन सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो डिस्कस करने के लिए हैं वो है कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है और डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर क्या है. ये डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर 2 बार आ चुका है नेट के एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं बोल रही हूँ इसको याद रख लेना. बहुत ही छोटा सा बिल्कुल बच्चा सा टॉपिक है और बहुत ही ईजी सा है, ये बहुत ही ईजी सा इसका मीनिंग है, आसानी से याद रह सकता है. सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडीशन की. इट इज़ एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जो भी कंडीशंस एसोसिएटेड होती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, कंडीशंस कह सकते हो कि एसेंशियल होती हैं, कंडीशंस मस्ट होती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए. कोई भी आप किसी भी कंपनी का अगर कह सकते हो लेटर पढ़ते हो या कोई एग्रीमेंट पढ़ते हो तो या आप टीवी पे ऐड भी देखते हो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो कंडीशन तो मेन ही हो गया ना. कंडीशन के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो कि इनकम्प्लीट सा है, राइट. उसके बाद बात करते हैं वारंटी की. इट इज़ कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द पार्टीज दैट आर गेटिंग इन्वॉल्व इन टू द कॉन्ट्रैक्ट कि वारंटी किस बेसिस पे फिक्स होगी और क्या टर्म्स क्या सिचुएशंस पे वारंटी फिक्स होगी. फिर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर जो कि सेक्शन 16 में मेंशन्ड है. ये सेक्शन याद रख लेना, सेक्शन 16 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, उसमें मेंशन्ड है ये, जिसका मतलब है लेट द बायर बी अवेयर. बायर को देखो कुछ चीज़ें तो कुछ प्रोडक्ट्स में बहुत क्लियरली मेंशन्ड होती हैं, लेकिन ये एज्यूम किया जाता है और ये ड्यूटी भी है हमारी एज अ कंज्यूमर कि हम हर एक एस्पेक्ट से रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट, रिलेटिंग टू द गुड और कमोडिटी, हम उससे अवेयर रहें. हम अपने इन्फॉर्मेशन को, अपनी जो इन्फॉर्मेशन सर्च कैपेसिटी है, अपनी अवेयरनेस है, उसको यूज़ करें और प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन collect करें. And at the same time it becomes a duty of the producers, the manufacturers and the sellers also to make the customers aware about the products, its ingredients and all the relevant things that are important, right? So this sums up your the Sale of Goods Act 1930. I hope it was clear. Just a short summary of the act. All the major important points I have covered जो कि मुझे लगता है कि examination point of view से important है. Next topic in the next video. Till then, take care. Thank you.